गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज से हम जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं स्टेट के उनको क्वेश्चन वाइज सोल्व करेंगे। देखो ये पेपर आपके सामने लेवल 3 है हिंदी का 2022 का। 2022 में जो हिंदी लेक्चर का पेपर लेवल 3 आया था वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन वाइज। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थोरनडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता को प्रकट करता है? तो जब घोड़े को पानी के पास लाया जाएगा लेकिन पीने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, तो यह कथन थोरनडाइक के सीखने के इन सारे नियम में से किस नियम को प्रकट करता है? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट डिटेल करा देंगे कि इससे कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आए वो आपका गलत ना हो। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि भी सीखने के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो सीखने के नियम प्रतिपादित किए गए थे थोरनडाइक महोदय के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? थोरनडाइक के द्वारा। और थोरनडाइक ने अपने नियमों को 2 पार्टों में डिवाइड किया। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको प्राथमिक नियम बोल सकते हो और प्राथमिक नियम का दूसरा नाम प्रमुख नियम या मुख्य नियम भी है स्टूडेंट्स। देखो इसके 3 नाम हो गए, एक आपका प्रमुख नियम, एक इसका मुख्य नियम और एक इसका प्राथमिक नियम। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी आ सकता है कि प्राथमिक नियम कौन से हैं, प्रमुख नियम कौन से हैं, मुख्य नियम कितने हैं और नंबर में कितने हो सकते हैं। तो मुख्य नियम, प्राथमिक नियम और प्रमुख नियम तीनों आपके 3 हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। जैसे पहले आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो कितने हो गए? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका तत्परता का नियम स्टूडेंट्स। अब 3 नियम इसके प्राथमिक प्रमुख नियम हो जाते हैं। तो फिर गौण नियम कितने होंगे? गौण नियम का दूसरा नाम है द्वितीयक नियम। सेकेंडरी जो हमारे लॉज होते हैं वो गौण नियम है और गौण नियम द्वितीयक नियम हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। तो जो आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम दे रखा है ये आपका द्वितीयक नियम में या गौण नियम के अंदर आएगा। अब हम इन सभी को एक एक करके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स मुख्य नियम आपके कौन कौन से जाते हैं? तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का नियम। और जो गौण नियम है वो भी आपको याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आपका ठीक हो सकता है। ऐसे गौण नियमों को दूसरा नाम क्या होगा आपका? द्वितीयक नियम हो जाता है। देखो वर्ड में से क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए आपको गौण नियम, द्वितीय नियम के बारे में पता होना चाहिए। उनके नाम कौन कौन से हैं? बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम और तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है सादृश्यता का नियम और पांचवा है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम स्टूडेंट्स। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार इनके उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं, इनके आगे किस किस पार्ट में डिवाइड कर रखे वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हमें कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट नियम है प्राथमिक नियम, तत्परता का नियम, जो हमने क्वेश्चन सभी पढ़ा था कि घोड़े को पानी के पास तो लेकर जा सकते हैं लेकिन उसको पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो उसका आंसर क्या था आपका? तत्परता का नियम स्टूडेंट्स। यह नियम ये बताता है कि जब भी कोई जीव है या कोई बालक है या कोई व्यक्ति है सीखने के लिए तत्पर है या तैयार नहीं है, अगर वो तत्पर होगा तो उसको अच्छी प्रकार से सिखाया जा सकता है और अगर वो खुद ही तैयार नहीं होगा तो उसको फिर सिखलाया नहीं जा सकता स्टूडेंट्स। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि जिन कार्यों को कोई भी जीव या मानव सीखने के लिए तत्पर होगा वो कार्य वो शीघ्रता से सीख लेंगे और जो वह सीख तत्पर नहीं होगा तो वह अच्छी प्रकार से सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए अधिगम व सीखने के लिए हमें तत्परता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मानव किसी भी कार्य को सीखने के लिए
मानसिक रूप से तत्पर होगा, तैयार होगा। इसीलिए हमें यह कारण है कि इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स। देखो, तैयारी का नियम। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बारी कि तत्परता के नियम का दूसरा नाम क्या होगा, तैयारी का नियम। तो तत्परता के नियम में आप क्या समझते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, कोई भी बच्चा है, अगर वो खुद सीखने के लिए किसी काम को तत्पर है तो वो अच्छी प्रकार से उस काम को सीख पाएगा। और अगर वो खुद तैयार नहीं है तो कितना ही जोर लगा ले, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई भी जीव उस कार्य को तत्परता के बगैर सीख नहीं पाएगा। और आपको ये याद रखना है, तत्परता के नियम का दूसरा नाम क्या है, तैयारी का नियम स्टूडेंट्स। दूसरा नियम है आपका प्रभाव का नियम। आइए स्टूडेंट्स इसके बारे में जान लेते हैं। यह नियम हमें बताता है कि जिन बातों का या सीखी जाने वाली वस्तु का प्रभाव अच्छा पड़ेगा तो उसे हम शीघ्र सीख लेते हैं, और जिन कार्य को करने में या जिस विषय वस्तु को सीखने में संतोष मिलता है, देखो संतोष मिलेगा तो हम इसको संतोष का नियम भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। किसको? प्रभाव के नियम को क्या बोलेंगे हम? संतोष का नियम भी बोल लेते हैं, या आनंद का नियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि आनंद की अनुभूति होती है तो आनंद का नियम भी बोल सकते हैं। शीघ्रता से सीखेंगे अगर हमें संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा। और जब किसी कार्य को करने में हमें सुखद अनुभूति या संतोष तभी प्राप्त होगा जब हम कार्य और पाठ्य विषय सीखने के उपरांत हमारे लिए वह कितनी उपयोगी है, कितनी अनुपयोगी है। यानी कि उपयोग का नियम भी कह सकते हैं, अनुप्रयोग का नियम भी कह सकते हैं। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य विषय सामग्री को सीखने में जो हमारे लिए उपयोगी होती है, अर्थपूर्ण होती है, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो हम उसको जल्दी से सीख लेते हैं। तो प्रभाव के नियम के और नाम कौन कौन से जाते हैं? संतोष का नियम, आनंद का नियम, उपयोगिता और अनुपयोग का नियम, उपभोग या अनुपभोग का नियम। देखो वर्डों का खेल है स्टूडेंट्स। प्रभाव का नियम, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ों को सीखने के लिए हमारे ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो हम उसको अच्छी प्रकार से कर लेंगे, या जिस कार्य को करने में हमें आनंद की अनुभूति होगी उस कार्य को हम अच्छी प्रकार से कर लेंगे। इसलिए प्रभाव के नियम का दूसरा नाम क्या हो गया? आनंद का नियम। संतोष प्राप्ति होगी, संतोष का नियम भी बोलेंगे। हम उस चीज़ को कहाँ प्रयोग कर सकते सीखने के बाद, इसलिए उसको हम उपयोग का नियम भी बोलेंगे, अनुप्रयोग का नियम भी बोलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभाव का नियम वो होता है जिसको कोई भी बच्चा, कोई भी जीव, कोई मानव अगर उसको करने में संतुष्टि प्राप्त होगी तो हम उसको अच्छी प्रकार से करेंगे, और अगर नहीं होगी तो उसको अच्छी प्रकार से नहीं करेंगे। और संतुष्टि प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, दोबारा से अपने लाइफ में उसको प्रयोग कर सकेगा, तभी हम उस काम को शीघ्रता से सीखेंगे। तो प्रभाव के नियम के कौन कौन से नाम हो जाते हैं? संतोष का नियम, आनंद का नियम, उपभोग का नियम, अनुपयोग का नियम या शीघ्रता का नियम। तो ये सारे नाम हमारे किसके हैं? प्रभाव के नियम के हैं स्टूडेंट्स। तीसरा नियम है स्टूडेंट्स अभ्यास का नियम। देखो, अधिगम का यह नियम स्पष्ट करता है कि किसी भी कार्य या क्रिया को बार बार करने से या उसको पुनरावृत्ति करने से आसानी से सीखा जा सकता है, और सीखी की जो क्रिया होती है वह उस काम को स्थायी बना देती है। यानी कि अभ्यास, किसी काम को बार बार करने से वह क्रिया क्या हो जाती है? स्थायी बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभ्यास के नियम के 3 नाम हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे आपका है पुनरावृत्ति करके सीखे जाने वाला नियम, या स्थायी बनाने वाला नियम, या अधिगम का नियम यह होता है कि क्रिया को बार बार करने वाला नियम। तो अभ्यास का नियम बार बार करने वाला नियम है, पुनरावृत्ति का नियम है, और कार्य को स्थायी बनाने वाला नियम है। इसलिए अभ्यास का नियम स्टूडेंट्स इस बात को स्पष्ट करता है कि जब भी हम कोई भी काम बार बार करेंगे तो हम उसको शीघ्रता से सीखकर
आसानी से सीखकर, अभ्यास से सीखकर उसको लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अभ्यास का नियम हमें पुनरावृत्ति के नियम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि इस नियम को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस नियम को अभ्यास के नियम को और नाम हो जाते हैं स्टूडेंट। देखो, इस नियम को आप नवीनता का नियम के नाम से भी जाना जा सकता है। और साथ इस नियम के दो उप नियम हैं, जैसे उपयोग का नियम या अनुप्रयोग का नियम। सीखे हुए कार्य, क्रिया या पाठ्य वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहते हैं तो वो हमारे स्थायी स्मृति का भाग बन जाती हैं। जिन कार्यों, क्रियाओं को या पाठ्य वस्तु का हम निरंतर प्रयोग नहीं करते उनको हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं तो सीखने में भी क्या होती है, हमें कठिनाई महसूस होती है। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि भी अभ्यास के नियम बार बार क्रिया करने से सीखते हैं तो वो बार बार क्रिया करने से हमारे एक प्रकार का स्थायी नियम बन जाते हैं। क्योंकि किसी पाठ्य वस्तु को, क्रिया को, कार्य को बार बार करने से, निरंतर करने से वह हमारे जीवन में स्थायी रूप ले लेता है और जिसको हमें सीखने में कोई भी कठिनाई नहीं होती स्टूडेंट्स। तो इसके नाम क्या हो गए, नवीनता का नियम स्टूडेंट्स। क्या हो गया, नवीनता का। और लॉ ऑफ एफिशिएंसी है, इसके दो नाम कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया उपयोग का नियम और एक हो गया अनुप्रयोग का नियम स्टूडेंट्स। तो कई बार पेपर वाले उपनाम पूछ लेते हैं कि इसका उपनाम क्या होगा, कितने पार्टों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम इसके गौण नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जैसे फर्स्ट आपका बहु अनुक्रिया का नियम, यह आपका गौण नियम के अंदर आता है स्टूडेंट्स। इस नियम के अनुसार कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति नई परिस्थिति में तब तक एक के बाद एक अनुक्रियाएं करता रहता है जब तक कि उसे वांछित सफलता ना प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या किया गया है, बहु अनुक्रिया, बहु प्रतिक्रिया। यानी कि किसी भी काम को सीखने के लिए बार बार की गई क्रिया, बार बार किया गया अभ्यास, प्रयोग, ये क्या कहलाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। क्योंकि जब भी किसी आदमी के पास कोई नई सिचुएशन होगी तो उसका हल निकालने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करती हैं। कुछ क्रियाएं उसकी निष्फल होती है और कुछ क्रियाएं क्या जाती है, उसकी सफल हो जाती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम। नाम से ही क्लियर है कि बार बार क्रिया का करना और उस क्रिया को करने से उसको सफलता प्राप्त होना। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो व्यक्ति के मन की वृत्ति पर, यानी कि आदमी के दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। अगर प्राणी उस कार्य को अच्छे और उत्तम ढंग से करता है तो यह उसका दृष्टिकोण और सोच क्या होती है, सकारात्मक होती है। यानी मनोवृत्ति का नियम होता है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए मन से तत्पर हैं या उस कार्य को करने के लिए हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच सकारात्मक है तो हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। और जब हमारी मनोवृत्ति ही सही नहीं होगी तो हम उस कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाएंगे, कर पाएंगे। इसीलिए दूसरा नियम आपका जो गौण नियम वो क्या है, मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति सीखने की परिस्थिति में उपयुक्त और असंगत तत्वों को पहचान कर केवल उपयुक्त और सुसंगत तत्वों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उन्हीं को सीखने का प्रयत्न करता है। जैसे स्टूडेंट्स, कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए अगर कोई व्यक्ति बहु प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो उनमें से कुछ क्रियाएं अच्छी होंगी, कुछ क्रियाएं क्या होंगी, अच्छी नहीं होंगी। तो जो उसके काम की है उन्हीं को यूज़ करके वो आगे परिस्थिति बनाए तो वो क्रिया क्या कहलाती है, आपकी आंशिक क्रिया का नियम कहलाती है। क्योंकि इस नियम के अनुसार प्राणी और कोई व्यक्ति हैं सीखने की परिस्थिति में जो उपयुक्त है, जो पॉइंट उपयुक्त है उन्हीं का प्रयोग करके वह अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है और अच्छी प्रकार से उसको सीख पाता है। अगला पॉइंट आपका सादृश्यता का नियम। इसके अनुसार कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति नई परिस्थिति में उसी प्रकार प्रतिक्रियाएं करेगा, अनुक्रियाएं करेगा जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह नवीन परिस्थिति के लगभग समान और सादृश्य पूर्व परिस्थिति में करके सफलता प्राप्त कर चुका है। जैसे अपने कोई नई सिचुएशन ली और उसका हल निकालने के लिए नई नई परिस्थितियां लेकर
हल निकालना है। तो जब हम उसको दोबारा से कोई भी प्राणी है, कोई व्यक्ति है, नई परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया करता है, अनुक्रियाएं करता है, तो जिस प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रियाएं उन्होंने पहले प्राप्त की थी वो अपने आप ही उनके समान प्रतिक्रिया में के पास पहुंच जाएगा और उसी के समान प्रतिक्रियाएं करके वह उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकता है। इसीलिए क्या बोलेंगे हम इसको, सादृश्यता का नियम। और लास्ट नियम हमारा आज का साहचर्य रूपांतरण का नियम। यह नियम किसी के संवेदनशील परिस्थिति में प्राणी और व्यक्ति को संबंधित करके ऐसी क्रिया करवाई जा सकती है जिसे करने के लिए पूर्ण सक्षम है। अर्थात जो सीखी गई अनुक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, उसका संबंध किसके साथ होता है, उसकी उत्तेजना के साथ होता है, उसके संवेग के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी संवेदनशील परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स जो आपका साहचर्यात्मक नियम होता है वो आपके संवेग या संवेदनशील परिस्थिति के द्वारा जुड़ा हुआ है कि कोई भी प्राणी है, व्यक्ति है, वो किस परिस्थिति में संवेदनशील है और वो अपने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता कि नहीं कर सकता। उनके संवेग के कारण ही यह क्रिया बार बार करवाई जाती है जिसे करने में वह पूर्ण सक्षम होता है। अर्थात सीखी गई अनुक्रिया और प्रतिक्रिया का संबंध अन्य उत्तेजनाओं के साथ भी हो सकता है। इसीलिए साहचर्या के नियम का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, संवेग नियम या उत्तेजनाओं का नियम, क्योंकि उत्तेजनाओं को जोड़कर ही साहचर्या का नियम परिपूर्ण करवाया जाता है। इसीलिए साहचर्य के नियम का नाम उत्तेजना का नियम और संवेदनशीलता का नियम भी कहा जा सकता है स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चनों को इसी प्रकार से करेंगे। देखो, अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन थॉर्नडाइक के नियम से कोई भी क्वेश्चन आता, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। मैं खुद एस्टेट क्वालिफाइड हूँ और एस्टेट अब की बार में हिंदी से देने वाला हूँ, तो मेरे को पता है इस चीज़ का कि भाई जो एस्टेट में क्वेश्चन है वो थॉर्नडाइक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे उसके गौण नियम हो, प्राथमिक नियम हो, द्वितीयक नियम हो, उनके उपनाम हो, उपयोग हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कोई भी आपका इधर से आता है, तो अगर आप ये क्लास देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको कोई भी इसमें कठिनाई नहीं होगी स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर द